हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, क्रैश कोर्स 50 डेज में हम लोग इस समय प्लांट फिजियोलॉजी को रिवाइज कर रहे हैं और इसका जो सेकंड चैप्टर है दिस इज रेस्पिरेशन इन प्लांट। पिछले टर्न पे हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट को डिस्कस किया था, रिवाइज किया था। तो ये भी छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन आते हैं 3-4 यहाँ से जो आपको ध्यान रखने हैं। ये टॉपिक यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत क्यों होती है। भाई, जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस एनर्जी रिलीज से लिंक्ड है। तो एनर्जी की जरूरत किस लिए? एनर्जी की जरूरत मूवमेंट या लोकोमोशन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, इवन ब्रीदिंग के लिए भी, सांस लेने के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये ऐसे जीव हैं जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद बना लेते हैं और इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो फूड के लिए डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर, और जो कार्निवोर होते हैं अपने फूड के लिए प्लांट के ऊपर इनडायरेक्टली निर्भर होते हैं। फंजाई और ज्यादातर बैक्टीरिया सेप्रोफाइट यानी सेप्रोट्रॉफिक होते हैं और ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन, अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? देखो, अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो 6 कार्बन है, और ये जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, इन कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करके, ऑक्सीडाइज करके, जो इन बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर है उस एनर्जी को रिलीज करने का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को एटीपी के अंदर बॉन्ड के फॉर्म में बांध लिया जाता है। कौन सा बॉन्ड? ये होता है फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। और ये जो फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट में, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस चलता है। एटीपी इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। और एटीपी में 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं जिन्हें फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कहा जाता है। अभी आपने डीएनटीपी भी पढ़ा था रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, और उसमें भी 2 हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं एटीपी की तरह। The breaking of carbon-carbon bond of complex compound like glucose, sucrose, starch, protein, fat, etc. through oxidation within cell to release energy is known as cellular respiration or respiration. The mechanism of breakdown of food in the cell to release energy and trapping of this energy for the synthesis of ATP is known as cellular respiration. The food or molecule which is oxidized during respiration is known as respiratory substrate. और सबसे कॉमन जो भैया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ना, वो ग्लूकोज होता है। तो यूजुअली कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, लेकिन फैट, प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं अंडर स्पेशल कंडीशन, कुछ विशेष परिस्थितियों में। तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 रिलीज होते हैं, 6 CO2, 6 वाटर, और एनर्जी रिलीज होती है। और इस एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, कुछ एनर्जी बॉन्ड के फॉर्म में बांध ली जाती है एटीपी के अंदर। और मैंने कहा ना कि ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन या रेस्पिरेशन का, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस चलती है जो 10 स्टेप में होती है, और ये 10 के 10 स्टेप आपको याद करने हैं। उसके बाद लिंक रिएक्शन हम पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे और ईटीएस पढ़ेंगे, काम खत्म, बस हो गया। तो चलिए, कंबशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंबशन में एक ही स्टेप में सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल जाती है। कंबशन में तो किसी चीज को जलाना। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हो तो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो छोटे छोटे स्टेप में रिलीज होती है, और ये स्टेप इतने छोटे होते और इतनी देर तक चलते हैं कि उस एनर्जी को हम बॉन्ड के फॉर्म में बांध सकें। पहली सेल जो या पहली लाइफ धरती पर रही होगी वो एनारोबिक कंडीशन में रही होगी, क्योंकि धरती पर जब जीवन की शुरुआत हुई तो ऑक्सीजन थी ही नहीं, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, पढ़ा हमने एवोल्यूशन में। बाद में साइनोबैक्टीरिया जब आए, उन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हुई और उसके बाद एरोबिक ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ। तो रेस्पिरेशन 2 तरीके का है।
अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो एनारोबिक कहते हैं उसे, और ऐसा एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में होता है जैसे ईस्ट हो गए। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जैसे हम लोग एरोबिक ऑर्गेनिज्म है ना। अब जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है ये दो तरीके के हैं, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट कौन होते हैं? ऑब्लिगेट एनारोब्स वो होते हैं जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर ऑक्सीजन दे दी तो मर जाएंगे फिर वो। जैसे एग्जाम्पल चाहो तो याद कर लो, क्लॉस्ट्रीडियम। फैकल्टेटिव एनारोब उन्हें कहते हैं जो एरोब्स होते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना मिले तब भी वो सरवाइव कर सकते हैं, उन्हें फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं, जैसे साल्मोनेला। अब पहला स्टेप हमारा रेस्पिरेशन में है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है जिससे दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के। ग्लूकोज में 6 कार्बन है और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होती हैं। तो अब एक सवाल यहां पर है, डू प्लांट्स ब्रीथ? क्या प्लांट भी सांस लेते हैं? तो प्लांट में गैसेस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा और लेंटिसल्स पाए जाते हैं। इनके पास हमारे जैसे स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते, जैसे हमारे पास लंग्स हैं, इनके पास ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन इनके पास स्टोमेटा और लेंटिसल्स होते हैं जिनके द्वारा ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। प्लांट में कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं पाए जाते? उसके 3 कारण है। पहला, प्लांट में जो गैसियस ट्रांसपोर्ट है वो बहुत कम होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। भाई हमारी बॉडी में तो गैसियस ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा है, हम नाक से सांस लेते हैं और यही जो एयर है वो पूरी बॉडी में पहुंचती है हर जगह पर, ब्रेन तक भी, पैर तक भी, हाथ तक भी, उंगली तक भी। लेकिन प्लांट में ज्यादा गैस का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। साथ ही प्लांट में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बहुत कम है। रूट, स्टेम और लीफ जो होता है उनमें रेस्पिरेशन बहुत ही स्लो रेट से होता है। और दिन के समय अगर हम देखें तो दिन के समय तो फोटोसिंथेसिस चल ही रही है, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है और उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज कर लिया जा रहा है। तो दिन के समय तो सेल के पास ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही फोटोलिसिस की वजह से। साथ ही साथ तीसरा कारण, हर लिविंग सेल, जैसे अगर लीफ की बात करें तो प्रेजेंट नियर द सरफेस के नजदीक है ताकि आसानी से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले सकती हूं। और उडी, स्टेम और रूट की बात करें तो उनमें लेंटिसेल पाए जाते हैं। उडी, स्टेम और लीफ उन्हें कहते हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद यहां पर गैसेस एक्सचेंज के लिए लेंटिसेल डेवलप हो जाते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं, सवाल यहीं से बनता है। तो ग्लाइकोलिसिस ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से मिलकर बना है। ग्लाइकोज मतलब शुगर और लिसिस मतलब स्प्लिटिंग, यानी शुगर की स्प्लिटिंग होगी। यहां पर ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड हेक्सोज शुगर है 6 कार्बन की, और इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज में बिना ऑक्सीजन के, जिससे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ग्लाइकोलिसिस की जो पूरी स्कीम है वो 3 साइंटिस्ट के द्वारा दी गई, एम्बेजेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास, और इसीलिए इनके सम्मान में इसे ईएमपी पाथवे कहते हैं या ग्लाइकोलिटिक पाथवे का नाम दिया जाता है। ईएमपी पाथवे या ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन पाथवे है एरोबिक और एनारोबिक, यानी कोई भी जीव, चाहे एरोबिक हो, एनारोबिक हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, अगर कोई भी लिविंग सेल इस धरती पर रेस्पिरेशन कर रही है तो ग्लाइकोलिसिस तो जरूर होगा, बाकी कुछ हो चाहे ना हो। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। ग्लाइकोलिसिस के जो साइट है, दिस इज द साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। ग्लाइकोलिसिस इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मैटर नहीं करता है कि वो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, फंजाई है। प्लांट में जो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, दिस कम्स फ्रॉम द सुक्रोज, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और स्टार्च, दैट इज स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। अब स्टार्च अगर है तो एमाइलेज एंजाइम इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। हम जानते हैं स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और अगर सुक्रोज है तो इन्वर्टेज एंजाइम प्लांट में इस डाइसैकेराइड सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और ये दोनों मोनोसैकेराइड हैं। एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो होते हैं ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर कर जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप में होता है और 10
अलग अलग एंजाइम यहाँ पर यूज होते हैं, हर स्टेप पे एक एंजाइम चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं लिविंग में कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम के नहीं हो सकती। और चूंकि ग्लाइकोलिसिस में एक से ज्यादा स्टेप है, इसीलिए आप इसे पाथवे भी कहते हैं, दैट इज ईएमपी पाथवे और द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो देखो शुरू कैसे करते हैं। ग्लूकोज या फ्रक्टोज अगर है 6 कार्बन का कंपाउंड, तो पहले स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, दिस इज फास्फोराइलेशन। और यहां पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज हो रहा है, केवल पहले स्टेप का एंजाइम ही आपके सिलेबस में। और इस दौरान एक एटीपी खर्च हो जाती है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में एक एटीपी खर्च हो गई। दूसरे स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 16 बिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फास्फोराइलेशन के द्वारा फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट बनता है, और यहां पर एक एटीपी और खर्च हो जाता है। यानी 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस में खर्च होते, दोनों स्टेप आपने देख लिए, एक पहले स्टेप में और एक तीसरे स्टेप में। अब जो फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट होता है, ये स्प्लिट कर जाता है, ब्रेकडाउन कर जाता है, स्प्लिट होकर 2 मॉलिक्यूल बनाता है ट्रायोज फॉस्फेट के। ट्रायोज मतलब 3 कार्बन के। फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट 6 कार्बन का है, और ये टूट के 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बना देता है, एक पीजीएल है और एक डीएचएपी। अब जो पीजीएल है 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और डीएचएपी डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट, दोनों आपस में इंटर कन्वर्जन भी करते हैं, ठीक है। आप 3 पीजीएल को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं, तो आप चाहे पीजीएल बोलिए, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोलिए, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बोलिए। अब जो पीजीएल है, पीजीएल यानी जो 2 ट्रायोज फॉस्फेट हैं, ये 2 ट्रायोज फॉस्फेट ऑक्सीडाइज होते हैं और इनसे ट्रायोज बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। यानी जो पीजीएल है ये 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड बीपीजीए में बदल रहा है। देखो एल्डिहाइड और एसिड में बदल रहा है, और एल्डिहाइड से एसिड बदल रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस दौरान एक ट्रायोज फॉस्फेट से एक ट्रायोज बिस फॉस्फेट बनने के दौरान एक एनएडीएच बनता है, लेकिन चूंकि 2-2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए यहां पर 2 एनएडी से 2 एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है। एनएडी प्लस तो आप जानते हैं, दिस इज द कोएंजाइम, जो आपने कोफैक्टर में बायोमॉलिक्यूल में पढ़ रखा है। तो 1,3 बीपीजीए बन गया। अब 1,3 बीपीजीए जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 पीजीए में, और इसके दौरान 2 मॉलिक्यूल चुकी हैं, इसलिए 2 एटीपी यहां पर बन जाएंगे। फिर 3 पीजीए से फॉर्मेशन होगा 2 पीजीए 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। जो 3 पीजीए आपको याद होगा केल्विन साइकिल में 3 पीजीए पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है 3 कार्बन का। 2 पीजीए 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने, फिर 2 पीजीए से 2 फास्फोइनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ। फास्फोइनॉल पायरुवेट अगर आप याद करें तो ये पहला ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है C4 साइकिल में, और जब 2 पीजीए से पेप बना तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकले, 2-2 मॉलिक्यूल हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर। फिर पेप से 2 मॉलिक्यूल बने पायरुविक एसिड के, और यहां पर 2 एटीपी का फॉर्मेशन, और ये पायरुविक एसिड बन गया, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन गए यहाँ पर, ये ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि 2 ऐसी साइट हैं जहां पर एटीपी बन रहा है, 2 साइट पे एटीपी कंज्यूम हो रहा है, एक साइड पे एनएडीएच का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक साइड पे वाटर का फॉर्मेशन। और थोड़ा शॉर्ट में अगर समझें तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट, उसके बाद पीजीएल एंड डीएचएपी का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर बीपीजीए 3 पीजीए 2 पीजीए पेप एंड पायरुविक एसिड। 2 स्टेप जहां पर एटीपी खर्च होता है, पहला ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के दौरान, दूसरा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट बनने के दौरान। 2 जगह एटीपी बन रहा है, एटीपी 2 बन रहे हैं और 2 खर्च हो रहे हैं और 4 बन रहे हैं। एक एटीपी बना बीपीजीए से 3 पीजीए के दौरान, और दूसरा पेप से पायरुविक एसिड के दौरान। तो यानी आप देखो तो यहां पर 2 एटीपी खर्च हो गए, 4 एटीपी बन गए, इसका मतलब नेट गेन आ गया 2 एटीपी का। डीएचएपी से बीपीजीए के दौरान 2 एनएडीएच बने, और ये जो एनएडीएच है ये ईटीएस के द्वारा, एक एनएडीएच 3 एटीपी बनाएगा, यानी 2 एनएडीएच से 6 एटीपी बने। यानी टोटल गेन अगर आप देखें तो 6 एटीपी का गेन इससे, और 2 नेट गेन आया था एटीपी का, 8 का टोटल गेन आ जाएगा यहाँ पर।
तो एटीपी प्रोड्यूस हो रही 4, कंज्यूम हो रही 2, यानी नेट गेन आया 2 एटीपी का। ईटीएस के द्वारा एक एनएडीएच प्रोड्यूस करता है 3 एटीपी, एक एफएडीएच2 2 एटीपी बनाता है। तो इसका मतलब हो गया कि 2 एनएडीएच अगर यहां पर बन रहे ग्लाइकोलिसिस में बीपीजीए से 3 पीजीए के दौरान, तो ये 6 एटीपी के बराबर हो गया। और 2 एटीपी का नेट गेन यहां पर आपको मिल रहा है, यानी टोटल यहां पर 8 एटीपी का गेन आएगा अगर हम ईटीएस को इंक्लूड करते हैं। लेकिन ईटीएस तभी चलेगा जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब पायरुविक एसिड का फेट क्या है, ये 3 बातों पर निर्भर करेगा कि पायरुविक एसिड का क्या होगा। ये ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करेगा कि एरोबिक है एनारोबिक है, सेलुलर नीड पर डिपेंड करेगा, सेल की जरूरत कैसी है, और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पर कि भैया ऑक्सीजन है तो फिर आगे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और ऑक्सीजन नहीं तो फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो पायरुविक एसिड के 3 भविष्य हो सकते हैं, या तो कि लैक्टिक एसिड में बदलेगा, इथाइल अल्कोहल में बदलेगा, या CO2 और वाटर में बदल जाएगा। अगर ये लैक्टिक एसिड में बदल रहा है तो इसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। इथाइल अल्कोहल में बदल रहा है तो इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये दोनों ही फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अगर CO2 और वाटर में बदल रहा है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में आगे चल के लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस चलेंगे, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। तो चलिए फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन कहां मिलेगा? सम यूनिसेलुलर यूकैरियोट जैसे ईस्ट में, कुछ प्रोकैरियोट में फर्मेंटेशन होगा। जैसे भाई लैक्टिक एसिड बना तो ये तो लैक्टोबैसिलस बनाएगा, और लैक्टोबैसिलस इज प्रोकैरियोट। इथाइल अल्कोहल ये ईस्ट करेगा बेटा, जो कि यूकैरियोट है। इसके लिए जर्मिनेटिंग सीड में और इन आवर स्केलेटल मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन एनारोबिक कंडीशन। तो हमारी स्केलेटल मसल में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी होती है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ बातें एनसीईआरटी ने मेन चैप्टर में लिखी, कुछ समरी में मैंने मिला के यहां पर दे दिया आपको। अब फर्मेंटेशन में पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का एनारोबिक कंडीशन के दौरान। और ईस्ट में अगर हम देखें फर्मेंटेशन में, तो ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी कहते हैं, और ये आप जानते हैं कि एस्कोमाइसीट्स क्लास से बिलोंग करता है। और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, देखो ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने, उसके बाद पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इसे इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल में बदल देते हैं, या आप कह सकते हैं इथेनॉल बन जाता है। और 2 CO2 भी यहां पर रिलीज हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान। और इस दौरान अगर आप देखें तो जो NADH है वो रीऑक्सीडाइज होके NAD में कन्वर्ट हो रहा है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कुछ बैक्टीरिया करते हैं, जैसे लैब हो गया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड लैक्टोबैसिलस। हमारे स्केलेटल मसल में एक्सरसाइज के दौरान एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो देखो पायरुविक एसिड जो है ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। और लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन है और पायरुविक एसिड में भी 3 कार्बन है, यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान CO2 नहीं रिलीज होता है, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान CO2 रिलीज होता है। और ये कई बार नीट में सवाल पूछा जा चुका है। जो कि इथाइल अल्कोहल को आप देखें तो वहां पर 2 ही कार्बन है ना, 2 कार्बन इसमें है, और पायरुविक एसिड में 3 होती, तो एक CO2 रिलीज होता है यहां पर। लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान लैक्टिक एसिड जो बन रहा है उसमें भी 3 कार्बन है, और इस वजह से यहां पर कोई CO2 मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हो रहा है। और इस दौरान भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान भी NADH रीऑक्सीडाइज होके NAD में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस में आप देख रहे हैं कि जो NAD है वो NADH में कन्वर्ट हो रहा है, NAD रिड्यूस हो रहा है। और पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में NADH फिर से ऑक्सीडाइज होके NAD का फॉर्मेशन कर दे रहा है। ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा एनर्जी यहां प्रोड्यूस नहीं हो रही है। इन दोनों ही केसेस में 7% से कम एनर्जी रिलीज हो पाती है। ग्लूकोज में जितनी एनर्जी है उसका 7% से कम एनर्जी रिलीज हो पाती है। वैसे नेट गेन की हम लोग बात करें तो 2 ATP का नेट गेन होता है फर्मेंटेशन के दौरान, ये वही है जो ग्लाइकोलिसिस वाला होता है। फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है ये काफी नुकसानदायक होता है। जो एसिड और अल्कोहल बन रही है बहुत ही हार्मफुल कंपाउंड है, और अगर ईस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान
अल्कोहल का परसेंटेज 13 से ज्यादा हो गया तो ईस्ट के लिए पॉइजन का काम करेगा और ईस्ट की डेथ हो जाएगी। पूछा जा चुका है नीट में सवाल ये। अल्कोहलिक बेवरेजेज, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। वाइन और बियर जो होते हैं इनमें अल्कोहल का परसेंटेज 13 से कम होता है और बाकी में 13% से ज्यादा होता है। तो वाइन और बियर जो होते हैं बिना डिस्टिलेशन के आप बनाते हैं और जो विस्की, ब्रांडी, रम है इसको डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस किया जाता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जबकि ग्लाइकोलिसिस में, फर्मेंटेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी 38 एटीपी बनते हैं और ये पूरा प्रोसेस जो है यहां से कंप्लीट ऑक्सीडेशन वाला पायरुविक एसिड से CO2 और वाटर बनने की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन चुका है, अब पायरुविक एसिड से CO, वाटर और एनर्जी, ये जो प्रोसेस है ये यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा ये प्रोसेस। तो एरोबिक रेस्पिरेशन दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। और ये आपने देख ही लिया था कि पायरुविक एसिड के 3 फेट हो सकते हैं, इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड। इन दोनों का फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में फर्मेंटेशन के दौरान होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगा। और जब पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। क्रूशियल स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर, 2 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। पहला, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट by stepwise removal of all the hydrogen atom leaving 3 molecule of CO2। ये प्रोसेस चलता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जिसमें इंक्लूड होता है लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। दूसरा, द पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये ETS की बात है और ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस चलता है। ये आप देख ही सकते हैं यहां पर साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इन पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करके मैट्रिक्स में लेके आते हैं और मैट्रिक्स में जो 2 पायरुविक एसिड पहुंच रहे हैं ये लिंक रिएक्शन से एस्टाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होंगे। फिर एस्टाइल कोएंजाइम A जो है ये एंटर करेगा एक साइक्लिक पाथवे में जिसको हम क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। और फिर जो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी दिखाई दे रही है बेटा, यहां पर आपको ETS मिलेगा। और आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहती है कि भैया इसी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का एक्युमुलेशन होता है जिससे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स के बीच में ग्रेडियंट डेवलप होता है प्रोटॉन का और प्रोटॉन ग्रेडियंट जरूरी है ATP बनाने के लिए। तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले क्या होगा, लिंक रिएक्शन। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, कोएंजाइम A से रिएक्शन करेगा, NAD से NADH बनेगा यहां पर मैग्नीशियम आयन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और यहां पर 3 कार्बन के कंपाउंड से एस्टाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन का कंपाउंड और 1 CO2 रिलीज हो जाएगी। अब थोड़ा सोचिए, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है और हमें धीरे धीरे करके 3 कार्बन तो 3 CO2 रिलीज करानी, 1 CO2 यहां रिलीज हो गई। दिस इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और अगर एक ग्लूकोज के बारे में सोचो तो एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो हमें 6 CO2 रिलीज करानी और एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो अगर यहाँ 2 पायरुविक एसिड तो यहाँ 2 एसिटाइल कोएंजाइम है और 2 CO2। तो कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है एक ग्लूकोज से भी और एक पायरुविक एसिड से भी। तो अगर एक ग्लूकोज से हम चलें तो 2 पायरुविक एसिड, 2 NADH यहां बनेंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे और 2 CO2 यहां पर रिलीज हो जाएंगे। ये यहां लिखा भी है। एक ग्लूकोज से चलोगे 2 पायरुविक एसिड, 2 NAD, 2 कोएंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, 2 CO2, 2 NADH का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 NADH। और आप तो जानते हैं कि 1 NADH 3 ATP के बराबर है ETS में, तो 2 NADH 6 ATP यहां और आपको मिल जा रहे हैं। साथ ही साथ ये जो रिएक्शन इसे लिंक रिएक्शन हम लोग कहते हैं। अभी जो एस्टाइल कोएंजाइम A है ये एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में जो कि एक साइक्लिक पाथवे, इंट्रासाइक्लिक पाथवे नोन एज क्रेब्स साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, ऐसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। और इसे पहली बार हैंस क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, इलुसिडेट किया गया था। ये पूरा
क्रेब्स साइकिल आपको दिखाई गई है। तो क्रेब्स साइकिल का जो पहला मेंबर है वो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन का कंपाउंड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पहला स्टेबल प्रोडक्ट C4 साइकिल में, और यहां पहला मेंबर है क्रेब्स साइकिल का। और ये रिएक्शन करता है एस्टाइल कोएंजाइम ए से 2 कार्बन का कंपाउंड 4 कार्बन के कंपाउंड के साथ मिलता है, एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है और सिट्रेस सिंथेज एंजाइम, और इससे बनता है सिट्रिक एसिड का एक 6 कार्बन का कंपाउंड। ये एक एस्टाइल कोएंजाइम ए की बात हो रही है। तो एस्टाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ मिलकर सिट्रिक एसिड बनाते हैं, कोएंजाइम ए यहां से रिलीज हो जाता है, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम, और एंजाइम का जिक्र नहीं यहां पर। अब जो सिट्रिक एसिड है ये आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड। आइसोसिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बदलता है, जो कि अकेला 5 कार्बन कंपाउंड है इस पूरी साइकिल में। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, और इस दौरान भी एक CO2 रिलीज हो रही है। और अगर अल्फा कीटो में 5 कार्बन है, एक CO2 निकला, तो यानी अब 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में। इससे सक्सिनिक एसिड बनता है 4 कार्बन का कंपाउंड, इससे फ्यूमेरिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड, फिर मैलिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड, फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड रीजनरेट हो गया। यानी आप देखो तो सिट्रिक और आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन के कंपाउंड है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन का है, और बाकी सब 4 कार्बन के कंपाउंड इस साइकिल के अंदर। अब जरा ध्यान दीजिए कहां पर क्या रिलीज हो रहा है इस पूरे साइकिल में। जरा ध्यान दो, एस्टाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है, और 2 कार्बन है मतलब 2 CO2 रिलीज हो सकते हैं, तो 2 CO2 कहां निकल रहे हैं? अल्फा के आगे पीछे। एक CO2 अल्फा के पहले निकल रहा है और एक अल्फा के बाद में, यानी आइसोसिट्रिक से अल्फा कीटो के बीच में एक CO2 निकल रहा है, और एक CO2 अल्फा कीटो से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बीच में। और जहां CO2 निकल रहा वहीं NADH भी बनना, देखो एक NADH यहां पे, एक दूसरा NADH यहां पर, और एक NADH का प्रोडक्शन और आपको दिखाई दे रहा है जब मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन रहा है। तो 3 जगह पर साइकिल में NADH बन रहा है, 2 जगह CO2 रिलीज हो रहा है, और एक साइड पे FADH2 बन रहा है। कहां पर? सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड के दौरान FADH2 बन रहा है। और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो एक GDP से GTP बनता है, और GTP एक कपल्ड रिएक्शन में जब GDP में कन्वर्ट होता है तब ADP ATP में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक ATP भी यहां पर मिल गया। यानी क्रेब्स साइकिल में अगर आप देखें तो एक सिंगल क्रेब्स साइकिल में एक ATP, एक FADH2, 3 NADH और 2 CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम एक ग्लूकोज से चल रहे हैं बेटा, तो एक ग्लूकोज से तो हमारे पास 2 एस्टाइल कोएंजाइम होंगे ना, और अगर 2 एस्टाइल कोएंजाइम हमारे पास है तो 2 एस्टाइल कोएंजाइम के लिए 2 बार साइकिल रन करेगी। एक ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगी। वैसा ही है जैसे ग्लूकोज को बनाने के लिए केल्विन साइकिल 6 बार चलती थी। तो ये देखिए, इसलिए 2 से मल्टीपल कर दिया गया इसको, है ना। एक से अगर चलोगे एक एस्टाइल कोएंजाइम में से तो 2 CO2, 3 NADH, एक FADH2 और एक ATP बनेगा। लेकिन अगर हम 2 मॉलिक्यूल से चलते हैं, 2 मॉलिक्यूल से चलते हैं तो 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP। और अगर आप पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से चलो, मतलब लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल दोनों को जोड़ दो, तो पायरुविक एसिड से देखो, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल अगर हैं, पहले एक से समझ लो, पायरुविक एसिड का अगर एक मॉलिक्यूल है तो 3 CO2 निकल गए, एक लिंक रिएक्शन में 2 क्रेब्स साइकिल में, 4 NADH एक लिंक रिएक्शन में 3 क्रेब्स साइकिल में, एक FADH2 और एक ATP क्रेब्स साइकिल में। यानी ओवरऑल अगर आप देखें एक ग्लूकोज से जो 2 पायरुविक एसिड बनेंगे तो 6 CO2 कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, 6 CO2, 8 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP, 6 CO2, 8 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP बन गया। अब ATP जरा काउंट कर लो, एक NADH 3 ATP के बराबर 24, एक FADH2 2 के बराबर यानी 2 FADH2 4, और यहां हो गई 2, 24, 4 28 और 2 30, 30 ही हो गई। और ग्लाइकोलिसिस में कहा था 8 ATP का टोटल गेन है, तो 30 और 8 38, खत्म कहानी, हो गया सारा कैलकुलेशन। अब
एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की बात करेंगे। ये हमें पता है पहले से कि स्टाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल के द्वारा CO2, NADH, FADH2 और ATP बना चुका है। ईटीएस एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के दौरान द एनर्जी released and utilized which is stored in FADH2 and NADH। कह रहे FADH2 और NADH में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो रिलीज होगी और उससे ATP बना दी जाएगी। अब करें ये जो एनर्जी है, जो NADH के ऑक्सीडेशन से NADH जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। ये एनर्जी तब रिलीज होती है जब NADH ऑक्सीडाइज होके NAD में कन्वर्ट होता है और FADH2 से FAD का फॉर्मेशन होता है। और ऑक्सीडेशन के दौरान जो ETS के थ्रू इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, इसी से आगे चल के इन इलेक्ट्रॉन को फाइनली ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है और वाटर का फॉर्मेशन भी होता है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आप जानते हैं CO2 प्लस वाटर बनता है, तो जो ऑक्सीजन है यही वाटर में कन्वर्ट होता है। ETS is the metabolic pathway through which electron passes from one carrier to another। और ETS इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो आप देखते हैं ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना साइटोप्लाज्म में, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आया और यहाँ पर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज लिंक रिएक्शन। और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है क्रेब्स साइकिल के द्वारा CO2, NADH और FADH2 का फॉर्मेशन करता है। फिर NADH और FADH2 से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और ये ETS के द्वारा यहाँ पर चलते हैं, इस इनर मेम्ब्रेन में मूव करते हैं। और इस ETS के दौरान ही जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यहाँ पर प्रोटॉन का एक्युमुलेशन हो जाता है। ये NCERT में डायग्राम दिया गया, देख लीजिए जरा। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ से यहाँ तक दिखाई गई है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का गैप दिखाया गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जहां पर प्रोटॉन का एक्युमुलेशन हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि 5 कॉम्प्लेक्स ETS में होते हैं और ये पांचों कॉम्प्लेक्स याद होने चाहिए। पहला है NADH डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, तीसरा है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, चौथा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जिसमें A और A3 आ जाता है, और पांचवा है ATP सिंथेज एंजाइम। ठीक है, आप देखो यहां पर जो NADH डिहाइड्रोजिनेज है ये कॉम्प्लेक्स 1 है और ये NADH को NAD में कन्वर्ट करता है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये इलेक्ट्रॉन FMN एक्सेप्ट करता सबसे पहले, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और ये जो NADH से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन टूट के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बना था। प्रोटॉन जो होते हैं वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया FMN में, जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन है, और FMN से ये गए आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, वहां से यूबीक्यूनोन से ये UQH2 मतलब ये रिड्यूस फॉर्म में हो गया इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, और फिर यूबीक्यूनोन H2 से UQH2 से साइटोक्रोम B, फिर यहां से आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर साइटोक्रोम C1। अच्छा, दूसरा इधर देखो, जो FADH2 से इलेक्ट्रॉन निकले, इन इलेक्ट्रॉन को आयरन सल्फर प्रोटीन ने एक्सेप्ट किया, और यहां से आयरन सल्फर प्रोटीन से यूबीक्यूनोन, UQH2, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन गए साइटोक्रोम B के पास। अब साइटोक्रोम B से जो इलेक्ट्रॉन है आगे वो आयरन सल्फर प्रोटीन के पास गए, यहां से साइटोक्रोम C1, B के बाद FeS C1 के बाद साइटोक्रोम C, और साइटोक्रोम जो C है दिस इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो कि प्रेजेंट है आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को मोबाइल कैरियर, तो ये चलता रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर पहुंचाएगा ये आगे चल के कॉपर A, फिर साइटोक्रोम A तक ले जाएगा, फिर साइटोक्रोम A3 तक, फिर कॉपर B, और कॉपर B के बाद ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन एक प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करेगा और वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये पूरा जो पाथवे आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसमें किस तरह के सवाल आते हो मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक तो ये कॉम्प्लेक्स आपको याद करने हैं। साइटोक्रोम C प्रेजेंट ऑन आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एक्ट एज मोबाइल कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। देखो, साइटोक्रोम जो C ऑक्सीडेज है ना वो कॉम्प्लेक्स 4 है, साइटोक्रोम BC1 जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स 3 है, और 3 और 4 के बीच में जो साइटोक्रोम C है ये
एक मोबाइल कैरियर की तरह काम करती है। 3 और 4 के बीच एक कैरियर की तरह काम करती है। BC1 और इसमें आ जाता है A&A3। तो BC1CAA3 ये हो गया कॉम्प्लेक्स 3, ये हो गया कॉम्प्लेक्स 4 और इसके बीच में ये साइटोक्रोम C है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। कॉम्प्लेक्स 4 इज द साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कंटेन साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। आप देखो इसमें 2 कॉपर सेंटर हैं, कॉपर A और कॉपर B। और इसके अलावा साइटोक्रोम A और A3 और ये पूरा जो है इसी को हम लोग कह रहे हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज मतलब ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और ये साइटोक्रोम BC1 हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और 3 और 4 के बीच में देखो साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब आसानी से पहले इसको BCA याद कर लो। BCA ये साइटोक्रोम का सीक्वेंस है। अब BCA में BC1CAA3 देखो ये B हो गया CA BC1CAA3 जो BC1 है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 C मतलब AA3 कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और इन दोनों के बीच में मोबाइल कैरियर हो गया C। ठीक, तो देखो NADH से चले FMN आयरन सल्फर प्रोटीन साइटोक्रोम B साइटोक्रोम C1 BC1 कॉम्प्लेक्स 3 फिर साइटोक्रोम C मोबाइल कैरियर फिर साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स 4 हो गया और उसके बाद वाटर का फॉर्मेशन हो गया। अब कॉम्प्लेक्स 5 की बात करते हैं एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज नाम ही बता रहा है एटीपी बनाएगा और एटीपी सिंथेज एंजाइम जो होता है बेटा वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड एक प्रोटीन है। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें बताती है एटीपी सिंथेसिस के बारे में क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है लाइट एनर्जी के द्वारा और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी को यूज किया जाता है। यहां पर हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में एटीपी सिंथेसिस को फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं जो फर्दर दो तरह का होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो ऑक्सीडेटिव इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी को हम यूज करते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए। प्रोटॉन का एक्युमुलेशन क्लोरोप्लास्ट में ल्यूमेन के अंदर हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के दौरान में हो रहा है। और आप देखो जो यहां पर एटीपी सिंथेज एंजाइम उसके दो पार्ट है F0 एंड F1। क्लोरोप्लास्ट में CF0 CF1 था। F0 पार्ट इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना रहा और F1 पार्ट जो है वो मैट्रिक्स की तरफ प्रोट्रूड है। और जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन मूव करते हैं मैट्रिक्स की तरफ तो प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है और उसकी वजह से एटीपी बनती है। जब 4 प्रोटॉन मूव करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ तब एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है कि भैया कितने एटीपी बनेंगे। अगर NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 3 एटीपी और FADH से 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और एक एटीपी बनाने के लिए बताया नहीं 4 प्रोटॉन पास करेंगे फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स थ्रू एटीपी सिंथेस। और NCERT में डायग्राम में अभी भी गड़बड़ी, 2 प्रोटॉन दिए हुए हैं जबकि लैंग्वेज में सही कर दिया गया 4 प्रोटॉन। अब आते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमें बताता है कि कितने एटीपी बनेंगे। तो देखो ग्लूकोज में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का 2 एटीपी का नेट गेन हो गया और 2 NADH बने। 2 NADH मतलब 6 एटीपी यहां से बन जाएंगे। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में 2 NADH मतलब 6 एटीपी और एसिटाइल कोएंजाइम ए से CO2 वाटर यानी क्रेब्स साइक्लिक 2 एटीपी 6 NADH और 2 FADH2 बने। तो 6 NADH का मतलब देखो अब NADH गिन लो, 2 NADH 2 NADH 4 4 और 6 10 NADH मतलब 30 एटीपी, 2 FADH मतलब 34, 2 FADH2 मतलब 4 एटीपी हो गए। तो 30 और 4 34, 35 36 37 38। देखो ये बैलेंस शीट होगी खत्म। तो डायरेक्ट गेन जो हो रहा है वो 4 एटीपी का है ना, 4 एटीपी, ये 2 एटीपी ग्लूकोज वाले और 2 लिंक ये क्रेब्स साइकिल वाले। फिर 10 NADH से 30 और 2 FADH2 से 4 टोटल हो गए 38। दिस इज नेट गेन इन एरोबिक। एनारोबिक की बात करें तो केवल 2 एटीपी का ही नेट गेन आता है, यानी उससे 19 गुना ज्यादा एटीपी यहां पर बन रही है। ग्लूकोज फेवर्ड सबस्ट्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। सभी कार्बोहाइड्रेट जनरली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करने से पहले, लेकिन
जैसे सुक्रोज है तो इन्वर्टेज के द्वारा ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा, स्टार्च एमाइलेज के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर कोई फैट है तो पहले लाइपेज उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा, और फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के लेवल पे एंटर करेगी रेस्पिरेटरी पाथवे में, डायरेक्टली याद रखना है। जो ग्लिसरॉल है वो पीजीएल के लेवल पे एंटर करेगा या ट्राइच फॉस्फेट के लेवल से। प्रोटीन जो है वो प्रोटीएस के द्वारा अमीनो एसिड में बदलेंगी, और उनका डीएमिनेशन होने के बाद वो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम या सीधे क्रेब्स साइकिल में कहीं भी एंटर कर सकती हैं। तो दिस इज द एम्फीबोलिक पाथवे। पहले ये माना जाता था कि जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो कैटाबोलिक पाथवे है, लेकिन अब ये माना जाता है कि एम्फीबोलिक पाथवे है। तो रेस्पिरेटरी पाथवे इज नाउ कंसिडर्ड एज एन एम्फीबोलिक पाथवे, क्योंकि ये एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों में रोल प्ले कर रहा है। और यहां से भी सवाल को आ रहा है, रेस्पिरेटरी क्वोशंट आरक्यू या रेस्पिरेटरी रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। और अगर कार्बोहाइड्रेट है तो आप देखो 6 CO2 इवॉल्व हो रहे हैं, 6 ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहे हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू की वैल्यू यूनिटी है 1, प्रोटीन के लिए 0.9, फैट के लिए 0.7 और ऑर्गेनिक एसिड के लिए मोर देन 1 है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन तो भैया ऑक्सीजन तो यूज ही नहीं हो रही, तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, इनफाइनाइट आ गया यहाँ पर। ये ट्राइपोमिटिन एक फैटी एसिड दी गई है, इसका फॉर्मूला भी आपको याद करना है, वैसे फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं पोमिटिक एसिड से। ठीक है, तो इसमें आप देखो 102 CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं और 145 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, तो निकालोगे तो फैटी एसिड है तो 0.7 आएगा यहाँ पर, है ना। ये पोमिटिक एसिड से कैसे हम ट्राइपोमिटिन बनाते हैं इसका पूरा तरीका यहाँ बताया गया है। आरक्यू वैल्यू रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के टाइप पर निर्भर करती है, टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर निर्भर करती है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और ऑफन मोर देन 1, एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन प्योर प्रोटीन और फैट कैन नेवर बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अकेले प्रोटीन या अकेले फैट कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं हो सकता, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट जरूर होगा। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट। 3-4 सवाल नीट में पूछे जाते हैं, एकदम फिक्स पैटर्न है। कहां से सवाल पूछे जाएंगे? क्रेब्स साइकिल से, ग्लाइकोलिसिस से, बैलेंस शीट हो गई, और जो एम्फीबोलिक पाथवे आरक्यू, यहीं से सवाल आते हैं। तो मैंने कोशिश की कि उन टॉपिक को कवर कराने की जिनसे सवाल पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना भी ज्यादा है। पढ़ते समय ये ध्यान रखें, कैलकुलेशन, एटीपी का कैलकुलेशन, NADPH कहाँ निकल रहा है, FADH2 कहाँ निकल रहा है, एटीपी कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप हैं वो याद हो, क्रेब्स साइकिल आपको याद होनी चाहिए, और बाकी काम हो जाएगा अपने आप। अगला जो चैप्टर हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें जो PGR का टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।